मैंने गाइडिंग से शुरू किया है, देन ट्रैक लीडर, देन आउटडोर लीडर। तो इसमें मेरे को 10 साल हो गए, करीबन 500 से ज़्यादा ट्रैक्स और बाइक एक्सपेडिशन में लीड कर चुका हूँ अभी तक इंडिया में। तो आपको त्रिशूल, नंदा, घुंगटी, मृगथुनी, मैकतोली, चौखम्मा, नीलकंठ, ये सारे पर्वत वहाँ से दिखाई देता है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसका रीज़न नहीं होता है ना, आपके मन को खुशी मिलती है बस कि आप जा रहे हो ऊपर। किसी का होता है कि उसको वो सवालों के जवाब उन पहाड़ों से मिल जाते हैं। कोई अपनी नॉर्मल कॉर्पोरेट लाइफ से एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका है, तो उसको पहाड़ों में जाके वो शांति मिल रही है। इतना शुरू पड़ता है कि अरे तूने यहाँ की मर्यादा खत्म करी। कहाँ से करी भाई? फोटो लेने से मर्यादा खत्म हो जाती है? आप मानते हो इस चीज़? नहीं। ठीक है, अब हो सकता है जैसे कि वो फोटो ऐसा ले रहा होगा कि भाई यहाँ मेरे माँ बाप नहीं आ सकते हैं, तो क्या पता मैं उनको ये दिखा के आऊँ। किसी के माँ बाप नहीं है तैयार केदारनाथ 17 किलोमीटर चलने के। ये लाइन लिखी थी मैंने एक बार कि बाबा केदार के लिए, कि कोई घंटों तक लाइन पे खड़े रह के आपका इंतजार करता है और कोई दिन में आपको कई बार आपका दीदार करता है। उसके लिए वो भी उतना ही खास है जो वहाँ नीचे रामेश्वरम से आया है, और वो भी उतना ही एकदम समकक्ष है जो कि केदारनाथ में पैदा हुआ है। तो VIP कल्चर वैसे बहुत ही गलत चीज़ है। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ों में गलत है, वो है ही गलत। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं कॉलेज विद कल्चर। आज के इस एपिसोड में हम जाने वाले हैं एक आउटडोर लोकेशन जो कि होने वाली है खुले आसमान के नीचे, क्योंकि जिन शख्स के साथ हम आज पॉडकास्ट करने वाले हैं उनको नेचर के बीच रहना और नेचर के साथ काम करना बेहद ही पसंद है। आज हम बात करने वाले हैं इनके उस एक्सपीरियंस की जिसमें इन्होंने उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी 500 से ज़्यादा ट्रैक कंप्लीट किए हैं। तो हम आज बात करेंगे केदारवासी जी से, इनके केदारनाथ की, इनके ट्रैक्स की और उस एक्सपीरियंस की जो अभी तक आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। तो चलिए स्वागत करते हैं केदारवासी जी का आउटडोर लोकेशन पे। अभिजीत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉलेज विद कल्चर के इस एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभिजीत भाई, सबसे पहले तो कुछ बताओ अपने बारे में। जब आप केदारवासी नहीं बने थे उससे पहले की स्टोरी। उससे पहले से मैं ट्रैक लीडर हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल करीबन 10 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। तो एक आउटडोर लीडर हूँ मैं। आउटडोर लीडर क्या होता है कि आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ जब आउटडोर्स में लीड करते हो, कुछ टीम्स को एक्सपेडिशंस लीड करते हो। इट कैन बी ट्रैकिंग एक्सपेडिशन, बाइक एक्सपेडिशन, है ना, आपके कुछ भी राफ्टिंग एक्सपेडिशन, कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल एडवेंचर एक्टिविटीज़, तब जाके आप एक आउटडोर लीडर बनते हो। तो आई स्टार्टेड विद अ प्रॉपर गाइड, है ना। जो लोग बोलते हैं कि गाइड से कुछ नहीं, मैंने गाइडिंग से शुरू किया है, देन ट्रैक लीडर, देन आउटडोर लीडर। तो इसमें मेरे को 10 साल हो गए, करीबन 500 से ज़्यादा ट्रैक्स और बाइक एक्सपेडिशन में लीड कर चुका हूँ अभी तक इंडिया में। तो यही मेरा मेन वो है कि जो मैं एक्चुअल में पहले से ही हूँ। और इसके साथ साथ क्या होता था कि जब हम घूमते हैं तो हम ऐसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपको सुंदर सुंदर लोकेशन होती है पहाड़ में। तो उस समय पे जब हम शुरू करे थे तो इंस्टाग्राम वॉज ऑल अबाउट फोटोग्राफर था मैं। तो फोटोज़ डालता था जहाँ भी जाता था। फिर जैसे जैसे ये रील्स आने लगी, वीडियोज़ आने लगी, तो वीडियोज़ बनाना शुरू किया। और फिर केदारवासी तक का सफ़र ऐसा रहा कि जैसे मैं चाहता हूँ कि जब भी लोग आएँ तो उस जगह के बारे में जानें, उस जगह के फ्लोरा फोना के बारे में जानें, उस जगह की एक्चुअल स्टोरी के बारे में जानें, वहाँ पे क्या क्या वन जीव हैं उनके बारे में जानें, क्या उसकी कथा है उसके बारे में जानें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आएँ और सिर्फ उनको उस जगह का नाम ही पता हो या कहाँ है वही पता हो। उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो उस तरीके से वो शुरू हुआ कि फिर मैंने वीडियोस डालना शुरू किया कि ये जगह है तो इसका औचित्य क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी कहानी लोगों को बताई। तो वो पसंद आने लगा और केदारवासी का नाम वो आ गया था। बस ऐसा नहीं है कि वो मैंने सोच समझ के कि हाँ अब इसमें मैं केदारवासी बन जाऊँगा, नहीं। बस वहाँ से थे तो एक नाम दिमाग में आया, उसकी ही कृपा है वो। तो वो लिखा हुआ अवेलेबल था, वो रख दिया। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया था। आपने ट्रैकिंग का मतलब ज़्यादा चीज़ें करी है, तो पढ़ाई वगैरह करी, तो क्या क्या चीज़ें रहती है इसमें? मैंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग के बाद मैं काम करने लग गया था थोड़ा बहुत। तो देन समबडी टोल्ड मी कि आप इसकी पढ़ाई कर लो। और मैं भी उस समय स्तब्ध था कि इसकी पढ़ाई थोड़ी होती होगी यार, तो ऐसा ही है, मैं भी यही समझता था। तो फिर मुझे पता चला कि ऐसे जैसे इंजीनियरिंग के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, वैसे ही टूरिज़्म के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़्म होता है। तो फिर उधर गए, अपना MBA कंप्लीट किया, उसके बाद एडवेंचर कोर्स किया, उसके बाद विल्डरनेस कोर्स किया, तो पढ़े लिखे ट्रैक लीडर बने। तो ऐसा नहीं है कि आउटडोर्स में लोग अनपढ़ आ जाते हैं, बहुत पढ़ना लिखना पड़ता है।
और बहुत चीज़ें मुझे लगता है कि नॉर्मल लाइफ से बहुत ज़्यादा पढ़ाई यहाँ पे होती है। सबसे पहला ट्रैक कौन सा किया था जब स्टार्ट किया? लीड जो मैंने सबसे पहले किया था, प्रॉपर लीड दैट वाज चंद्रशिला। अच्छा। तो और उसके बाद वो ट्रैक मैंने करीबन आई थिंक 60-70 बार लीड किया अपनी लाइफ में, सबसे ज़्यादा वही किया है। तो हाँ, वो पहला था। और बड़ा जो ट्रैक उसके बाद जो लीड किया था पहला, दैट वाज रूपकुंड। क्या है रूपकुंड की स्टोरी? रूपकुंड एक कंप्लीट ट्रैक है ना। रूपकुंड के लिए मैं बोलूँगा कि अगर आपको एक कंप्लीट ट्रैक की डेफिनेशन अगर आपको इंडियन हिमालयाज में चाहिए तो वो आपको रूपकुंड से मिलेगी। अच्छा। जब हम सोचते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी ट्रैक के लिए, तो हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं। जैसे हम चाहते हैं रिवर क्रॉसिंग हो, रूपकुंड है, नीलगंगा रिवर। हम चाहते हैं कि बड़े बड़े बुग्याल हमें दिखें, तो एशिया के सबसे बड़े बुग्याल आपको वहाँ पे दिखते हैं, वेदनी और आली। आली है वो, अली नहीं है, मैं ये भी क्लैरिफाई हाँ, वो करना आली। चाहूँगा, आली बुग्याल। फिर आप चाहते हैं कि बड़े बड़े हिमालयाज के दर्शन हमें हो, तो आपको त्रिशूल, नंदा घुंगटी, मृगथुनी, मैकतोली, चौखम्बा, नीलकंठ, ये सारे पर्वत वहाँ से दिखाई देते हैं। अच्छा। आप चाहते हैं कि आपको हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन लेक्स दिखें, तो यहाँ पे आपको एक नहीं दो मिलती हैं। क्या बात है। वेदनी कुंड मिलती है, रूपकुंड मिलता है। फिर आपको समिट थ्रिल क्लाइंब चाहिए तो वो भी आपको मिलता है। जूरा गली टॉप पे आप जाते हैं, वहाँ से आप और पास से उस त्रिशूल, नंदा घुंगटी को देखते हैं, शिला समुद्र की पूरी वैली को देखते हैं, है ना। दुनिया के सबसे पुराने ट्रीज में से एक साइप्रस ट्रीज आपको वहाँ पे मिलते हैं। उत्तराखंड का 5वां धाम कहे जाने वाला गोलू, ये आपका लाटू देवता का मंदिर वहाँ पे आपको मिलता है। तो बहुत सुंदर वो ट्रैक है। और जो भी एडवेंचर एंथुसियास्ट है अपनी लाइफ में, जिसका ट्रैकिंग वो चेकलिस्ट बनती है ना, उसमें रूपकुंड जरूर होगा। और अगर नहीं है तो आप उसको मैं बोलूँगा कि प्लीज़ ऐड करो। और रूपकुंड का पूरा कैसे जाना है, क्या पैकेज रहता है, आप कराते हो उसको? हाँ, हमारा टाइम से कंपनी है पीका एडवेंचर्स, हम लोग रूपकुंड करते हैं। अभी मैं भी 23 मई को बैच लेके जा रहा हूँ। तो ये 7 दिन का पूरा टूर रहता है, ऋषिकेश टू ऋषिकेश, जिसमें आपका रहना, खाना, फॉरेस्ट फीस, जितनी भी चीज़ें, जो भी उसमें चीज़ें Complete होती हैं, वो package सब होता हम है। लोग करके देते हैं। ओके, क्या है इसके पीछे की लास्ट स्टोरी? इसके क्यों करना पीछे चाहिए, की- मतलब ये एक्चुअल में देखो, पता क्या अगर करना है आपको अपने लेजेंड्स के बारे में भी जानना है ना, आपको तब भी रूपकुंड करना चाहिए। अगर आप एक एडवेंचर एंथुसियास्ट हो, आपको तब भी रूपकुंड करना चाहिए। अगर आप बहुत सारे स्टोरीज में बिलीव करते हो, मिस्ट्रीज में बिलीव करते हो, आपको तब भी रूपकुंड करना चाहिए। ओके। तो रूपकुंड एक ऐसा ट्रैक है जो हर किसी के लिए, वो किसी एक तबके के लिए नहीं है कि सपोज सिर्फ आप एडवेंचर टूरिज्म के लिए आ रहे हो तो आपके लिए है, या आप सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म के लिए आ रहे हो तब है। वो सब चीज़ों का समावेश है। ह्यूमन स्केलेटन्स भी आपको मिल रहे हैं। श्रीनंदा राजजात यात्रा जो एशिया की सबसे बड़ी यात्रा होती है, 280 किलोमीटर, उसका वो रूट है। ठीक है, नेचर मैंने आपको पहले भी बता दिया, उससे सुंदर कुछ नहीं है। तो जितनी भी चीज़ें आप कर सकते हो, जो भी चीज़ें आप सोच सकते हो कि क्या क्या आपको एक ट्रैक पे मिल सकता है, सब आपको रूपकुंड में मिल जाता है। मैंने बहुत सारे ट्रैक्स ऐसे देखे हैं जिसमें मतलब हमारे देवभूमि के लोग बहुत कम हैं, बहुत कम युवा हैं उसमें। तो अगर किसी को इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो उनके लिए क्या कहना चाहते हो, किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए? या मैं तो चाहता हूँ जितने ज़्यादा लोग हो सके हमारे फील्ड में आए, आउटडोर्स में आए। आपका अपना राज्य है और आपको सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और दुर्लभ बात यह है कि बाहर के लोग ज़्यादा, बाहर के मतलब बाहर राज्य के लोग ज़्यादा हैं और आप लोग कम हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी करियर ऑप्शंस हैं कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आपको मेंटेलिटी चाहिए। यहाँ पे फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है। तीनों डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेंटली, इमोशनली, फिजिकली नहीं। फिजिकली बहुत डिमांडिंग होता है। मेरे बॉडी में पिछले 10 सालों में 6-7 फ्रैक्चर है, तो होता ही होता है वो। दैट कम्स विद द लाइफ दैट आई हैव चोजन फॉर माय सेल्फ, है ना। ये होना ही होना है। तो आप जाओ, आप पढ़ो इन चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि आप इसमें पढ़ाई नहीं है। आप BBA करो, जैसे BSc है वैसे BBA टूरिज्म है, जैसे MSc है वैसे MBA टूरिज्म है। इसके बाद आप एडवेंचर कोर्स कर सकते हो, आप माउंटेनियरिंग कोर्स कर सकते हो। माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में। एक तो हमारे राज्य में है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इन उत्तरकाशी। HMI है दार्जिलिंग में, निमास है दिरांग अरुणाचल प्रदेश में, अब्विमास है मनाली में, जिम है कश्मीर में। तो ये सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आप डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हो। बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स है, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स है, सर्च एंड रेस्क्यू है, MOI है। तो ये चीज़ों में आप इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हो, आप ट्रैक लीडर भी बन सकते हो। देन उसके बाद अगर आपको एक टेस्ट मैं रिकमेंड करूँगा, जो एक कोर्स जो आई थिंक एक लाइफ स्किल है। अच्छा। विल्डरनेस फर्स्ट रिस्पॉन्डर करके कोर्स है, 10 दिन का होता है, ज़्यादा भी नहीं होता है। और नॉर्थ अमेरिका करके कंपनी है, वो कराती है, रानी खेत में उनका है। अच्छा। और ऐसी हैनीफिल सेंटर भी कराता है उसको मसूरी में। ओके। तो वो कोर्स आई थिंक जिसको भी आउटडोर में काम करना है वो जरूर करिए। ओके। क्या पैकेज रहता है इसका पूरा?
कोर्स अगर किसी को करना है तो कॉलेज का? PMC आज की डेट पे अराउंड 22,000 का है, बट वो 22,000 आपका 28 डेज का है। Okay. उसमें आपका रहना भी इंक्लूडेड है, खाना भी इंक्लूडेड है और कोर्स की फीस भी है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता कोई भी। पहले तो जब हमारे टाइम पे 15, 16, 17 के टाइम पे वो 7.5 का था। अच्छा। जब विल्डरनेस फर्स्ट रिस्पॉन्डर मैंने किया था उस समय पे दैट वाज 32,000 आई गेस। ओके। अभी की डेट पे वो अबाउ 40 है। अच्छा। बट वो जोड़ जाड़ के अगर कोई कर सकता है उसको, तो वो आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ें सिखाएंगे। आपको एक ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब आप वाइल्ड में हो ना, विल्डरनेस में हो, तो आपको अगर चीज़ें आती हैं, जैसे अगर मेरे दोस्त का पैर टूट गया या हाथ टूट गया तो मैं उसको प्लास्ट कर सकता हूँ विद वट एवर वी हैव। अच्छा। कपड़ों से हो या वहाँ पे जो भी चीज़ें मेरे पे अवेलेबल है उससे कर सकते हैं। वो एक इंसान का लाइफ बचाता है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ वो एक लाइफ स्किल है, तो वो सीखना चाहिए। ओके। तो मैं यही बोलूँगा कि जितने भी युवा हैं, आप जाओ, आप आओ हमारे, वेलकम टू द आउटडोर्स, आप करियर बनाओ, बहुत चीज़ें हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक नॉर्मल आदमी को ट्रैक क्यों करना चाहिए? इस सवाल का जवाब उस नॉर्मल आदमी के माइंड में खुद होना चाहिए। इसके ना बहुत अलग अलग, कोई ट्रैक करता है सिर्फ अपने मज़े के लिए, जैसे मैं ट्रैक करता हूँ तो मेरे पास कोई ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं जिसका रीज़न नहीं होता है ना, आपके मन को खुशी मिलती है बस कि आप जा रहे हो ऊपर। किसी का होता है कि उसको वो सवालों के जवाब उन पहाड़ों से मिल जाते हैं। कोई अपनी नॉर्मल कॉर्पोरेट लाइफ से एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका है तो उसको पहाड़ों में जाके वो शांति मिल रही है। बट ट्रैक आपको इसलिए भी करना चाहिए, आपको जीवन का ना एक नया पहलू पता चलता है जब आप उन पहाड़ों में रहते हो विदाउट नेटवर्क उन 4-5 दिनों में, तो आप चीज़ों को नई तरीके से सोचना शुरू करते हो। आपको अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो छोटी प्रतीत होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप उन बड़े बड़े पहाड़ों को देखते हो और ख़ुद को पाते हो इतना छोटा सा। जब आप अपनी चीज़ों को चैलेंज करके उस समिट को क्लाइम करते हो, और जब आप देखते हो कि यार ये चीज़ अगर मैं कर सकता हूँ तो अपने जीवन की बाकी प्रॉब्लम्स को भी मैं झेल सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आप उन चीज़ों से आप वहाँ पे फिजिकली भी आपका चीज़ें होती हैं, क्योंकि चाहिए, मेंटली भी आप स्ट्रांग होते हो, आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हो, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में हेलुसिनेशन के साथ साथ आप बहुत चीज़ें लेते हो। आप जब बैठते हो उस नेचर में, आपको वो सुंदर, कहीं पक्षियाँ चहका रही हैं, कहीं पे पानी की आवाज़ चल रही है, ये सब आपको घर पे नहीं मिलेगा। ये सब के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ट्रैक निकलना पड़ेगा। और जब आप वो थकोगे ना और उसके बाद जब वो व्यू मिलता है उसका आनंद अलग है। तो एवरीबडी शुड ट्रैक फॉर देयर ओन गुड विल। उनको अपने अंदर की खुशी अगर चाहिए तो आप ट्रैक पे आओ, और आपको पता चलेगा कि अब उसके बाद ना वो ऐसा एक, क्या बोलते हैं, एडिक्शन है, तो आप फालतू के नशे भूल जाओगे, तब आप ट्रैक ही करते रहोगे जीवन भर। ओके। अभिजीत भाई, जैसे अभी कुछ लोग आते हैं, देवभूमि में आते हैं, लेकिन उसके वो सिर्फ टूरिस्ट प्लेस के तौर पे ट्रीट करते हैं। क्या है इसके पीछे का सीन, की कैसे उनको बताएं कि ये देवभूमि है, इसकी कुछ मान मर्यादाएं हैं? देखिए, इसके लिए सबसे पहले सशक्ति चाहिए, जो हम लोग हैं, हमको ही उनको बताना है। देखो, अगर हम जो चीज़ करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो बाहर वाला आ रहा है वो उस चीज़ को करता है। वो बोलते हैं ना, जैसा देखता है आदमी वैसा ढलने शुरू हो जाता है। तो मेनली 2 तरीके के टूरिज़्म मैं मानता हूँ जो उत्तराखंड में, कम से कम हमारे राज्य में होते हैं। जैसे कि एक रिलीजियस टूरिज़्म होता है जो सही तरीके से देवभूमि को, उसके एसेंस को दिखाता है, और एक, क्योंकि हमारा राज्य देखो एडवेंचर के लिए बहुत बड़ा राज्य है और मेजर राज्य है, और यहाँ पे एडवेंचर टूरिज़्म होना भी चाहिए। उससे क्या होता है, उससे जितने हमारे नए लोग हैं, युवा हैं, उनको रोज़गार भी मिलता है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका राफ्टिंग देख लो आप। ठीक है, अब वो एक कितना ब्यूटीफुल समावेश है। गंगा माता को हम प्रणाम भी करते हैं और वहाँ पे एडवेंचर टूरिज़्म भी चल रहा है दायरे में रख के। अब रिलीजियस टूरिज़्म का सिंपल सा मतलब ये है कि आप एक तीर्थ स्थल की यात्रा पे आ रहे हो। मतलब उसका नाम अगर आप हिंदी शब्द को उससे ढूंढे तो तीर्थाटन। ठीक है, पर्यटन का एक पार्ट हो गया तीर्थाटन। अब तीर्थाटन में सीधा सीधा आप आ रहे हो केदारनाथ दर्शन के लिए, आप आ रहे हो बद्रीनाथ दर्शन के लिए, तुंगनाथ दर्शन के लिए, या कहीं पे भी आप सेम मुखे मारे हो, किसी भी मंदिर में आप आ रहे हो। आपकी अपनी क्या है, अपना भाव क्या है, दर्शन है। अब वो भाव जिसका भी है, आपका भाव मैं नहीं जानता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही मेरा भाव कोई और नहीं जानता है, बिल्कुल। अब हम टिप्पणी जल्दी ना करें तो वो हमारे लिए अच्छा है, कि किसी का भाव कैसा है, वो तुम्हें ना दिखाए बिना कहीं पे बैठ के अपनी आराधना कर रहा है। आपने नहीं देखा उसको, बिल्कुल ठीक है, आपने उसको कब देखा, जब उसने बस एक फोटो ले ली और आपने उस बेसिस पे उसको जज करना शुरू कर दिया कि अरे तूने यहाँ की मर्यादा खत्म करी। कहाँ से करी भाई? फोटो लेने से मर्यादा खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। आप मानते हो इस चीज? नहीं।
ठीक है, अब हो सकता है जैसे कि वो फोटो ऐसा ले रहा होगा कि भाई यहाँ मेरे माँ बाप नहीं आ सकते हैं, तो क्या पता मैं उनको ये दिखा के आऊं। हाँ बिल्कुल, किसी के माँ बाप नहीं है तैयार केदारनाथ 17 किलोमीटर चलने के लिए, बिल्कुल ना उन पे पैसे हैं हेलीकॉप्टर लायक, ना उन पे पैसे हैं घोड़े लायक। उनका एक बेटा बेटी गए हैं, वो माध्यम से वो उनको दिखा रहे हैं, तो मैं नहीं मानता वो गलत है। ठीक है, बट हाँ कुछ दायरे होते हैं, जैसे इन धार्मिक स्थलों पे शराब नहीं होनी चाहिए, मांस मदिरा का बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और ये चीज़ ना स्वतः आनी चाहिए अपने। ये बताने वाली चीज़ें नहीं है। अगर आप सनातन को ढंग से समझोगे, कहीं पे आप उस पवित्रता के रूप में जाओगे, तो आप खुद ही नहीं करोगे इन चीज़ों को, बिल्कुल। क्योंकि उसके बाद फिर आप अंदर जाके लिंग गले गले लग जा रहे हो। केदारनाथ में तो यही होता है, कोई भी जाके नहाया धोया नहीं है, कुछ नहीं है, ना हगा है ना कुछ किया, साला जाके सीधे कर दिया, वो भी तो गलत है। बिल्कुल, जैसे ये गलत है वो भी चीज़ें गलत हैं। अगर आप उस लिंग में जा रहे हो, पहले के ज़माने में इसीलिए तो चीज़ें बहुत सॉर्टेड रहती थी यार, कि हर कोई नहीं जा रहा है। उसका रीज़न ये था कि कौन ना है भाई, क्या है, तुम अपने गंदे हाथ लगा रहे हो, ये कर रहे हो, और तुम उसकी पवित्रता भी तो धूमिल कर दे रहे हो एकदम। अगर उस पर अपवित्रता क्या है, आपने सुबह न शौच किया, ना आपने खुद को ढंग से धोया, मेरे हिसाब से वो अपवित्रता ही है। आप नहाए स्नान ध्यान नहीं किया और चल दिए भाई, बिल्कुल। तो उन चीज़ों से भी खराब होता है। वो भी तीर्थाटन का मजाक बनाने के समान है मेरे लिए, कि अगर आप जा रहे हो तो जो वो चल रही है ना, प्रथाएं चल रही है, उस हिसाब से ही आप जाओ, तो वो प्रॉपर तीर्थाटन है। ठीक है, तो जिस जगह पे आप उस तरीके से आ रहे हो, उस जगह की मर्यादा को रखते हुए, जो वहाँ पे लोकल बोल रहा है। अब जैसे हम लोग जब बाहर जाते हैं, जैसे मैं, एक बहुत सुंदर मंदिर है साउथ इंडिया में, केरला में, पद्मनाभ स्वामी, जो इंडिया का सबसे वेल्दीएस्ट मंदिर है, सबसे ज़्यादा। अच्छा। तो उनकी अपनी नियमावली है। आप उसमें बाहर पे आपको फ़ोन छोड़ना पड़ेगा, आपको ऐसे कपड़ों में आप नहीं जा सकते, आपको पहननी ही धोती पड़ेगी। अच्छा। ठीक है, ऊपर आप टी शर्ट भी नहीं पहन सकते, आपको ऊपर नग्न रहना है, या फिर आपको अंग वस्त्र पहनना है। तो वहाँ के रूल्स हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो चीज़, कि भाई ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, और वो आपके गेट पे ही उतर जा रहे हैं, प्रोटोकॉल्स हैं वहाँ पे। ठीक है, वो स्ट्रिक्टली है। ऐसा नहीं है कि वो पुलिस वालों के लिए नहीं है, जो अंदर पुलिस कर्मचारी, उनको भी वैसे ही रहना है। अच्छा। वो भी वर्दी में नहीं रहेंगे। तो कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल है, देखो कि रूल है तो रूल्स आर फॉर एवरीवन। यस। सब के सब लोग उस चीज से चल रहे हैं, और उसमें सुखदता भी मिलती है। क्यों? उसका एक मेजर रीजन ये है ना, देखो इंसानी दिमाग क्या करता है यार, मेरे को मना किया, ये क्यों कर रहा है, तो वहां पे कोई भी नहीं कर रहा। तो जब कोई भी नहीं कर रहा है, और आपको जब अलाउड ही नहीं है अंदर कुछ भी फोन ले आना, तो देन यू टेंड टू वॉच दोज वॉल्स, कि इस पे क्या स्क्रिप्चर्स हैं भाई। आप अब अगर अंदर जा रहे हो इतने बड़े मंदिर में, आप फिर उसमें समय बिताओगे, बिल्कुल बिताएंगे, 1 घंटा बिताओगे। 1 घंटा में अगर आपके पास नहीं है, तो फिर आप ना चाहते हुए भी आप देखोगे कि यार ये कैसे तराशी भी हैं, ये इस दीवार पे कैसे चीज़ें भी हैं, क्योंकि हर कोई वैसा ही है, हर कोई वही कर रहा है। तो तीर्थाटन और पर्यटन फिर अलग हो जाता है। देखो अब एडवेंचर टूरिज्म में मेनली हम उसी फील्ड से आते हैं, तो एडवेंचर टूरिज्म बहुत डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं आपको बोलूं कि हम एक ट्रैक कर रहे हैं, रूपकुंड जैसा एक एडवेंचर ट्रैक है, बट ऊपर जाके आपको शिव शक्ति मिल जाते हैं ना, आप जाके बेदनी में मंदिर देख रहे हो, तो एडवेंचर टर्न हो जाता है रिलीजियस टूरिज्म में। तो वो बहुत ब्यूटीफुल समावेश होता है कि हम गए तो थे ट्रैकिंग के पर्सपेक्टिव से। कोई अगर आ रहा है, सपोज किसी भी रुद्रनाथ मंदमेश्वर जा रहा है, अब वो सोच के तो ये आ रहा है कि जो चल रहा है कि टफेस्ट केदार, कि भाई हाँ टफेस्ट केदार है, मेरे को ट्रैक एंथुसियास्ट हूँ मैं उस तरीके से जाता हूँ। वो पहुँचता है वहाँ पे, मंदिर में आरती होती है और उसके अश्रु बहने लग जाते हैं। तो एक एडवेंचर का आदमी रिलीजियसली भी स्ट्रांग हो सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो जो ट्रैक कर रहा है वो खराब ही है। ऐसे तो कई जो रिलीजियस तौर पे आते हैं, वो तो कैसी कैसी चीजें कर देते हैं। बिल्कुल, है ना। एक नॉर्मल से आपको ये देखना चाहिए कि प्रकृति को अगर कोई मान के चल रहा है कि मेरा भगवान प्रकृति है, तो वो यही मानना चाह रहा है कि आदि शक्ति का स्वरूप प्रकृति है और मैं उसकी पूजा कर रहा हूँ। जैसे हम लोग पहाड़ों की पूजा करते हैं ना उत्तराखंड, बिल्कुल हम तो पहाड़ों को ही मानते हैं। बिल्कुल, हमारे लिए हमारे शिव नारायण पहाड़ी हैं, इसीलिए तो हमने बोला ये नंदा देवी माउंटेन, उसकी पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि हम तो पहाड़ों में ही माताओं को मानते हैं। हम पहाड़ों में ही मानते हैं कि प्रभु है, त्रिशूल है, महादेव का त्रिशूल है, तो हम उसकी पूजा कर रहे हैं। तो कितनी सुंदर सी चीज़ें हैं कि हम अपनी प्रकृति को ही देव मान रहे हैं। और जो एक एडवेंचर, जो प्रॉपर मैं मानता हूँ एक एडवेंचर सीकर है और एडवेंचर एंथुसियास्ट है, वो डेफिनेटली स्पिरिचुअल आदमी है। उससे ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं होगा कोई, क्योंकि वो उस प्रकृति को समझ रहा है। और जहाँ पे आप देखो, आप गए किसी मंदिर में, ठीक है, आपने मंदिर में, और ये भी एक तीर्थाटन का पार्ट है, आपने मंदिर में के दर्शन किया, बाहर लाए कूड़ा फेंक। तो एक बार ना मैंने एक इठरना गया था, तो मैंने एक लाइन लिखी थी इस पे, जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था अपनी, कि भगवान शिव का आशीर्वाद तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप प्रकृति का
आदर नहीं करोगे, क्योंकि शिव तो शक्ति के बगैर अधूरे हैं। अधूरे हैं। और अगर आप प्रकृति का ही सम्मान नहीं कर रहे हो तो शिव का आशीर्वाद की कल्पना तो फिर बहुत ही गलत चीज़ है। बिल्कुल। तो आप अगर वहाँ जा रहे हो और बाहर आप कूड़ा फेंक रहे हो, कोई आशीर्वाद नहीं मिल रहा आपको। बट अगर आप वहीं पे प्रकृति का आदर कर रहे हो, आप अपनी चीज़ें कुछ खराब नहीं कर रहे हो ना, आप वहाँ पे कुछ मांस मदिरा कर रहे हो, उस तीर्थ स्थल पे कुछ भी नहीं कर रहे हो, और बाहर जाके आप सिर्फ केदारनाथ मंदिर के अंदर भी नहीं, बाहर से भी हाथ जोड़ रहे हो ना, आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस है। तो गलत कुछ भी नहीं, रिलीजियस टूरिज्म अपने आप में सही है, कुछ चीज़ों में वही होना चाहिए। मैं डेफिनेटली मानता हूँ कुछ मंदिरों को रिलीजियस टूरिज्म के रूप में ही हम प्रमोट करें। बट अब उत्तराखंड की एक सबसे सुंदर बात यह है कि आप किसी भी पहाड़ पे चले जाओ, ऊपर आपको मंदिर ही मिलेंगे। हाँ, तो यहाँ पे दोनों मिक्स होना चाहिए। अब दोनों मिक्स होके किस तरीके से, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उसको अपने उस पे भी रखें कि कुछ गलत चीज़ भी ना हो और वो अच्छे तरीके से भी चलता रहे। तो दोनों तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं। अब ये टूरिज्म मैं नहीं मानता हूँ कि अधकच्चे कपड़े पे कहीं पे भी निकल जा रहे हैं, आप कहीं पे भी दारू खोल दिया आपने, वो टूरिज्म नहीं है, वो दूसरी चीज़ है। उनके लिए आपके शहर हैं, हाँ। आपके वो बार वार जो भी होते हैं वो बने हुए हैं। पहाड़ों की गरिमा ना बहुत अलग है। पहाड़ों में सिर्फ मंदिर ही भगवान का घर नहीं है, वो पूरा का पूरा पहाड़ घर है, और हम बस वहाँ पे अतिथि हैं। उसके असली जो लोग हैं वहाँ पे वो मोनाल है, वो हिमालयन ग्रिफन है, वो नीलगाय है, जो वहाँ पे एक्चुअल में रहते हैं। तो उनका सम्मान हमें, जैसे शोर शराबा भी नहीं करना चाहिए। जो स्पीकर लेके बजा के चलते हैं, हम तो साफ मना करते हैं अपने ट्रैक्स में, कोई स्पीकर नहीं बजता, कुछ नहीं बजता। तो वहाँ से आप प्रकृति का सम्मान सिर्फ कूड़े से नहीं, उस तरीके से भी करते हैं। एक आम जन होने के नाते आपको क्या लगता है कि जो केदारनाथ की जो चीज़ें हैं उनको सोशल मीडिया पे कुछ अनावश्यक तरीके से दिखाया जाता है? अनावश्यक क्या है, पहले आप उसको डिफाइन करो। अनावश्यक रूप से, जैसे कुछ चीज़ें हैं, किसी चीज़ को बढ़ावा देते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम अपने धार्मिक तरीके से करते हैं, जैसे हम किसी पूजा पाठ को करते हैं, लेकिन जब वहाँ पे हम पहुँचते हैं, लाइन लगती है, सारी चीज़ें लगती है, बिल्कुल, और हर कोई उसको फॉलो करता है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि अलग से सोर्स के माध्यम से आते हैं, कोई दूसरे गेट से जा रहा है, कोई तीसरे गेट से जा रहा है, और उसको अलग तरीके से दिखाते हैं, उनको एक अलग तरीके डिफाइन करते हैं। वो बिना सोशल मीडिया के भी गलत है। आप मूलतः बात कर रहे हैं वीआईपी कल्चर की, ठीक है। वीआईपी कल्चर तो मंदिर में होना नहीं चाहिए। मंदिर में एकदम सब लोग ही समान होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि कोई आ रहा है और वो कोई घंटों तक आपका इंतज़ार करता है, और ये लाइन लिखी थी मैंने एक बार कि बाबा केदार के लिए, कि कोई घंटों तक लाइन पे खड़े रह के आपका इंतज़ार करता है, और कोई दिन में आपको कई बार आपका दीदार करता है। हाँ, ठीक है, वो वही है जो फटाफट जा रहा है। अब ईगो रश एक चीज़ है, जैसे ईगो रश अभी होने वाला है ओपनिंग पे, जब हर कोई चाहता है कि मैं पहले दिन केदारनाथ पहुंच जाऊँ, केदारनाथ की पहली वीडियो मैं ही डालूँ, है ना। अगर वो नहीं डाले तो मेरी सांस नहीं आएगी शायद, यही लोगों में हो गया है ना कि भाई नहीं वो निकलेंगे। तो हमने वो समय भी देखा है जब उस डोली के साथ 5 लोग रहते थे। अच्छा, छोटे में ना, किसने जाना था, कोई नहीं जाता था, 5 लोग चलते थे। केदार कब आते थे, कब जाता था। अब हम केदार को आता जाता बोलते हैं, उससे किसी को प्रॉब्लम अगर हो तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि हमारे एरिया में केदार को बौड़ा बोलते हैं। बौड़ा मतलब होता है बाप का बड़ा भाई, हाँ। बड़ा भाई, जिसको ताऊ जी बोलते हैं। तो केदार बौड़ा के नाम से वो चलते हैं। तो हम तू तड़ाका करते हैं उनके साथ, क्योंकि वो हमारे फैमिली मेम्बर हैं। तो इसीलिए किसी को लगे ना कि तू वगैरह कर रहा है। तो अब जब वहाँ पे बाबा हैं, तो बाबा के लिए तो सब समान ही है ना। बाबा के लिए मैं तो भाई, तो वो तेरा जन्म हुआ तो मेरा ज़्यादा खास, ऐसा तो नहीं होगा। उसके लिए वो भी उतना ही खास है जो वहाँ नीचे रामेश्वरम से आया है, और वो भी उतना ही एकदम समकक्ष है जो कि केदारनाथ में पैदा हुआ है। तो वीआईपी कल्चर वैसे बहुत ही गलत चीज़ है। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ों में गलत है, वो है ही गलत। आपकी अगर एक लाइन है तो आप उसी लाइन में हर कोई खड़ा रहे, ऐसा नहीं कि कोई ना खड़ा रहे, कोई उधर से जाए उधर से जाए। दूसरी चीज़ देखो, सोशल मीडिया का जितना वो है कि कुछ अलग दिखाया जाता है, कुछ वो दिखाया जाता है, अब वो क्या दिखाया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। मैं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये देखता हूँ कि जितनी ज़्यादा आप देखो वीडियोस आती हैं, उतना ज़्यादा हमारा सनातन भी तो जा रहा है लोगों के पास। चाहे किसी भी वजह से कोई भी इंसान केदारनाथ जा रहा है, अल्टीमेटली वो अपने देवता से कनेक्ट हो रहा है। बिल्कुल, वो अपने सनातन। अब अगर आप केदारनाथ जाओगे, नहीं भी आपकी इच्छा होगी, वो जो माहौल वहाँ पे रहेगा, जो मंत्रोच्चारण रहेगा, या कोई भी मंदिर में आप जानबूझ के पूछना चाहोगे ना किसी से, यार इसकी कहानी क्या है, उसकी कहानी क्या है। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली तो आपको पता लगेगा। आपको पता लगा, आप दूसरे को बताओगे,
तीसरे को बताओगे, आप सनातन का प्रचार ही तो कर रहे हो। जो वो वीडियो बना रहा है जिसको एकदम ही गलत तरीके से देखा जा रहा है, वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, उसके वीडियो के माध्यम से एक मंदिर दूर दूर तक पहुंच रहा है। ठीक है, जैसे टिम्बरसेन महादेव हैं, उनकी अभी जो छोटा अमरनाथ जिनको नीति में बोला जा रहा है, आप लोगों को पता चल रहा है, नहीं तो कहाँ से पता चलता। बिल्कुल। और ये एक चीज मुझे बड़ी गलत लगती है कि सिर्फ हम जाएं और कोई ना जाए। हाँ, ये है ना, सिर्फ आप क्यों जाओ, जब ये धरती है, ईश्वर तो सबके हैं। तो ये बोलना कि सिर्फ मेरे हैं, ये मेरा है, वो मेरा है, ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता हूँ इन चीज़ों को। मैं मानता हूँ बाबा केदार जितना मेरा है उतना ही पूरे भारत में जो भी है उसका भी है, उसका भी उस पर उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। ऐसा हमारा कोई अलग अधिकार नहीं है उनका। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी कि किस तरीके का वहाँ पे कंटेंट बन रहा है। अगर वो एकदम मर्यादा में है, एक नॉर्मल मंदिर की वीडियो है, वो है वगैरह वगैरह, तो उसमें गलत क्या है। हाँ, अब वहाँ पे तुम अधकच्ची चीज़ें कर रहे हो जो उल्टी सीधी, जो किसी को ठेस पहुँच रही है, कोई अगर आपको मंदिर से बोल रहा है ये मत करो, वो मत करो, है ना, कुछ भी आप अलग अलग चीज़ें करो, तो वो चीज़ मत करो। अब कायदे से तो वहाँ पे हल्ला करना भी मना है। हल्ला करना इसलिए नहीं, देखो फर्क है, महाकाल और केदार दोनों स्वरूपों में फर्क है। महाकाल बाबा का उग्र स्वरूप है, अच्छा, ठीक है, महाकालेश्वर। केदार कैसा स्वरूप है, जहाँ पे वो समाधि में है, शांति में बैठे, ध्यान में बैठे, तो वहाँ पे शोर नहीं होता है। प्लस केदारनाथ एक ऐसी दुर्लभ जगह है, अगर मैं आपको साइंटिफिक वो बताता हूँ उसका, केदारनाथ है करीबन 12,000 फीट पे, ठीक है। केदारनाथ के ठीक पीछे जो माउंटेन है वो 7,000 मीटर के आसपास का माउंटेन है। अच्छा। माउंट केदारनाथ। पूरे विश्व में ऐसी बहुत कम जगह है जो 12,000 फीट पे है और उसके पीछे एक 7,000 मीटर का माउंटेन है, जो कि बहुत दूर भी नहीं है। उसमें कई सारे ग्लेशियर्स हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा शोर करते हैं तो ग्लेशियर चटकते हैं। दिस इज़ प्योर साइंस, ठीक है। ये कोई अलग नहीं है कि ये रिलीजियसली बोल रहा हूँ। जिसको रिलीजियसली नहीं समझ आ रहा, ये उसके लिए है कि ये विज्ञान है, ठीक है। ग्लेशियर्स आपकी ध्वनि की फ्रीक्वेंसी से बर्स्ट आउट होते हैं, जो कि हमने 2013 में भी देखा। जितना ज़्यादा आप वहाँ पे मूवमेंट करोगे, जितना ज़्यादा शोर शराबा करोगे, तो वहाँ पे चिल्लाना, हल्ला करना, वो नहीं है केदारनाथ जगह। केदारनाथ जगह आप आओ, आपको फोटो भी खींचने, चुपचाप करो, ठीक है। हर हर महादेव जबरदस्ती के नारे मत लगाओ। अच्छा है हर हर महादेव लगाना, पर जबरदस्ती भी लगाए जाते हैं, ठीक है, कि मेरा ज़्यादा स्वर आ रहा है, मेरी ज़्यादा ध्वनि आ रही है, नहीं। वो शांति है, उनको भी शांत रहने दो। और जो बाकी जो सही में जो आए हैं ना उस पूजा करने के लिए, उन्हें भी वो सही लगे। तो ये भी तो गलत है, अनावश्यक जो आप बोल रहे हो, ये भी अनावश्यक मानता हूँ मैं, जबरदस्ती का शोर करना। तो इन सब चीज़ों से अगर आप कंट्रोल में रखेंगे, बट अगेन द थिंग इज कि जब कुछ चीज़ आती है तो उसके दोनों प्रभाव आपको झेलने पड़ते हैं। कुछ अच्छा भी होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ नेगेटिव ना हो। तो ये हमें देखना है कि हमको कौन सा लेना है। मैं तो हमेशा चाहता हूँ मैं पॉजिटिव चीज़ें देखूँ, नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं करो तो अच्छा है। उत्तराखंड में कोई ऐसी जगह है जो आपने एक्सपीरियंस करी हो और लोगों में उतनी ज़्यादा चर्चित नहीं, लेकिन आप चाहते हो कि लोग उसे देखें, वहाँ जाएं और उसके बारे में जानें? उत्तराखंड में मैं चाहूँगा लोग नीति घाटी जाएं। नीति घाटी बड़ी सुंदर है। तो कोल्ड डेजर्ट जितने भी हैं हमारे, अभी जैसे देखो जो व्यास वैली का कोल्ड डेजर्ट है वो अच्छा खासा, उसमें लोग जा रहे हैं बिकॉज ऑफ आदि कैलाश, दारमा वैली लोग जा रहे हैं। तो जैसे हम बात करते हैं लद्दाख की, स्पीति की, ये सारे कोल्ड डेजर्ट्स हैं हिमालयस के। तो कई लोगों को पता नहीं था बहुत समय पहले तक कि उत्तराखंड में भी ऐसे, उत्तराखंड में काफ़ी कोल्ड डेजर्ट है। आपके व्यास घाटी है, नीति घाटी है, आपकी नेल्लौर घाटी है उत्तरकाशी में, आपकी जोहार घाटी है मुनस्यारी में। तो ये सारी जगह ना ऐसा लगेगा आपको ये धरती है ही नहीं यहाँ पे। ये बहुत अव्वल दर्जे की सुंदरता यहाँ पे आपको मिलेगी। कि ऐसी चीज़ें हैं जो स्वप्न से परे, जो हम बोलते हैं, वो असल में आपको यहाँ दिखाई देगा कि स्वप्न से परे की दुनिया हम यहाँ देख रहे हैं। जब आप जाते हैं उधर पे बड़े बड़े पहाड़ आपको दिखते हैं, ठीक है, रग्ड माउंटेन्स, एकदम रॉ ब्यूटी ऑफ हिमालयाज, वो वहाँ पे दिखती है आपको। हम बात करते हैं कोलोराडो की ग्रैंड कैनियन की, यू गो टू नीति, यू विल फाइंड दैट कि हमारी जो ग्रैंड कैनियन है वो किस तरीके से है। गॉड जो वहाँ पे आप नदी देखते हो, नीचे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, है ना, रेड माउंटेन्स आप देखते हो, समथिंग जो आप नॉर्मली हिमालयाज में नहीं देखते हो। हम ग्रीनरी तो हम देख ही रहे हैं, बट इस तरीके से की रग्ड ब्यूटी ऑफ हिमालयाज आपको बहुत कम दिखती है। तो मैं बोलूँगा कि आप उत्तराखंड के कोल्ड डेजर्ट देखो, वो आपको बड़े आनंद देंगे और वो ऐसी चीज़ होगी जो आप बोलोगे कि कुछ अलग देखा है लाइफ में। फूलों की घाटी के लिए क्या कहना है? फूलों की घाटी मेरा उतना खास फेवरेट ट्रैक नहीं है, बिकॉज एक तो वो ट्रैक में घोड़े की लीद ज़्यादा मिल जाती है। अच्छा। बिकॉज ऑफ जो अलग तीर्थस्थल भी है,
हेमकुंड साहिब, लोकपाल मंदिर। तो फूलों की घाटी आप घांगरिया से आगे चल के जाओगे तो हाँ, इट इज़ ब्यूटीफुल, ऐसा नहीं है कि नहीं है। फूलों की घाटी का ना एक मिसकंसेप्शन है कि लोग जाते हैं और बोलते हैं फूल नहीं है। अच्छा। तो अब वहाँ पे 500-600 स्पीसीज के फ्लावर्स हैं, बट उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि 500-600 स्पीसीज एक साथ नहीं होती है। सबकी अलग अलग टाइम ठीक है, मिड जुलाई से आपका शुरू होता है और अर्ली सितंबर तक सितंबर जाता है। टिल। तो किसी समय पे हो सकता है आपको ब्लू पॉपी ज़्यादा मिले, किसी समय पे हो सकता है आपको अतिविशा ज़्यादा मिले, किसी समय पे हो सकता है आपको हल्दिया ज़्यादा मिले। ये फूलों की ये प्रजाति फूलों है? की प्रजाति अच्छा। है अलग अलग। तो अलग अलग टाइम पे जाओगे आप, हो सकता है आपको जो टच मी नॉट होता है वो किसी पे दिख रहा है, किसी पे नहीं दिख रहा है। जो हिमालयन लिली होता है वो किसी समय दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो वो आप रिसर्च करके अगर जाओगे तब आपको फूलों की घाटी असली में दिखेगी। अब आप ऐसे मुंह उठा के जाओगे कि हम जून में चले जाते हैं, तो कहाँ से दिखेंगे आपको फ्लावर्स? नहीं दिखेंगे आपको। फूलों की घाटी की सबसे अच्छी बात यह है कि आफ्टर घांगरिया, बिकॉज इट इज़ अ यूनेस्को हेरिटेज साइट नाउ, वहाँ से आगे ना घोड़े जाते हैं, ना आप प्लास्टिक ले जा सकते हैं, ना आपका घोड़े ये क्या बोलते हैं डंडी कंडी जारी है, ना कुछ, आपको अपने आप जाना है। तो जहाँ पे आपका ह्यूमन सिर्फ फुटप्रिंट हो रहा है ना, हम कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा नहीं, वो हम कुछ और जगह चीज़ें नहीं ले जा रहे हैं, वो स्वच्छ रहती है। तो घांगरा के बाद अगर आप देखोगे बहुत स्वच्छ है। ठीक है, वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा कूड़ा कबाड़, बट घांगरिया तक और नीचे गोविंद घाट से आप उस गोबर के उससे ही पागल हो जाओगे कि कहाँ जा रहे हैं हम। तो ठीक है, मतलब फूलों की घाटी बिगिनर्स के लिए इट इज़ अ गुड ट्रैक। बहुत किसी को बहुत, जिसने बहुत चीज़ें देख ली हैं उसको अगर उसके बाद वहाँ पे जाना, हाँ अगर आपको फ्लावर्स देखने हैं, आपका मोटिव ये है कि मुझे अलग अलग प्रजाति के फ्लावर्स देखने हैं, डेफिनेटली यू शुड गो। उससे ज़्यादा स्पीसीज आपको कहीं नहीं दिखती। किस टाइम पे? बेस्ट टाइम अगर आपको देखना है तो आई सजेस्ट अगस्त का महीना। अगस्त में आप जा सकते हो। सबसे ज़्यादा आपको जो फूल प्रजाति दिख में जाएंगे वो 15 अगस्त के टाइम पे। बट 15 अगस्त के टाइम पे वहाँ पे ऐसी भीड़ होती है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। बट उस समय पे आपको मोस्टली सब सारे वो मिल जाएंगे। एक और है, फूलों की घाटी में ब्रह्म कमल नहीं मिलेगा। अच्छा। ठीक है, फूलों की घाटी आपकी 11-12 हज़ार फीट के उस पे आती है। ब्रह्म कमल आपको मिलता है अबाउट 13-14,000। तो जब आप हेमकुंड साहिब जाते हैं वहाँ आपको ब्रह्म कमल मिलता है। ओके। आपने कोई ऐसी जगह एक्सप्लोर करी हो जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, लेकिन आप चाहते हो कि उसे मैं लोगों तक ना दिखाऊं ताकि इसकी ब्यूटी बची रहे? ऐसे हैं यार कुछ कुछ जगह जो मैं सिर्फ फोटो डाल के नहीं डालता हूँ, बिकॉज अब अपना सेल्फिशनेस भी है मेरी वो, क्योंकि मैं ऐसे भी नहीं बोलता कि मैं बिल्कुल ही महात्मा पुरुष हूँ। कुछ जगह जाता हूँ मैं जिसमें मैं जाऊँ और वहाँ जाके अपना बैठ पाऊँ। मेरे गांव के आसपास हैं कई जगह। अच्छा। तो उधर पे कुछ वाटरफॉल्स हैं जो हमें पता है। जैसे मैं आर्मी स्कूल में लैंसडाउन में रहा, तो कुछ जगह वहाँ पे हैं जो तब की पता है हमें। तो अभी भी वहाँ पे लोग नहीं हैं। और वो ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे अगर जैसे लोग जाना शुरू हुए तो वो जगह उसको कंटेन कर नहीं पाएगी। जैसे कुछ जगह हैं पहाड़ों में जहाँ पे ना लोग मिलके ही, आपने भी करा ही होगा, आप खुद का स्विमिंग पूल बना देते हैं एंड लोकल चाहते हैं कि अपने हम ही रहे यहाँ पे, क्योंकि बाढ़ काट करके खुद ही बनाते हैं। बिल्कुल। तो पर मैं ऐसा मतलब गेट कीप नहीं करना चाहूँगा कहीं पे भी। मतलब अगर ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो घर के आसपास है, बट जैसे मेजरली जो चीज़ें मैं तो चाहता हूँ सब देखें। मैं देखो इसमें क्या है ना, मैं नहीं दिखाऊंगा तो कोई और दिखाएगा। ये नेचर है, ये प्रकृति है, ये आपका ठेका नहीं है इस पर, नहीं मेरा ठेका है इस पर कि मैं भाई ना मैंने बंद कर दी। देखो सब देखो। अब फिर अपना मनुष्य का वो है कि उसको रखना है उस चीज़ को स्वच्छ या नहीं रखना है, हम बस बता सकते हैं। आप करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। मतलब मैं गेट कीप कभी भी नहीं करना चाहूँगा किसी जगह पे। हमने आपकी बहुत सारी रील देखी है जिसमें कहीं आप हाइपोथर्मिया डांस कर रहे हो और हिम तेंदुआ भी कई जगह देखा गया है। क्या इनके पीछे पुराना देख लिया आपने? हाँ, क्या इनके पीछे की स्टोरी? हिम तेंदुआ कोर्स के दौरान का नाम है। एक कोर्स कर रहे थे हम लोग और उसमें एक पार करना था एक नदी का वो। अच्छा। तो मेरे पे ना स्पेयर कपड़े नहीं थे तो मेरे को जाना नहीं था अंदर। अच्छा। क्योंकि सबके पास थे। तो अब एक टेक्निक होती है, जब आप बैठ के जंप मारते तो आप ज़्यादा दूर कर सकते हो रादर इसमें। तो बचपन में भी करी हुई हैं, तो मैं वैसे कूदा था उसमें। अच्छा। मतलब एक जानवर की भांति। तो तब वो नाम दे दिया था कि हिम तेंदुआ बोला था। तब से वो मेरे को पसंद आया तो मैंने रख दिया था। अच्छा। फिर दूसरा क्या पूछा आपने? हाइपोथर्मिया डांस। हाइपोथर्मिया डांस यार एक वो होता है कि इंस्टेंट हीट जनरेशन के लिए होता है।
ओके। तो हम जब माउंटेन्स में होते हैं तो कई बार ना आपका बॉडी ठंडा है तो आपको इंस्टेंट हीट चाहिए, तो आप उसका सिर्फ 1 मिनट भी करते हो तो आपके बॉडी में इंस्टेंट हीट जनरेट हो जाता है। ओके। तो इसलिए वो करते हैं, वो एक फन भी होता है, फन पार्ट भी होता है, डांस भी कर सकते हो आप। वेस्ट से आई हुई चीज़ें हैं, ये कोई ओके। हमारे यहाँ बनाई हुई नहीं है। कहाँ सीखे आपने तो ये सब ट्रैकिंग में ही, ट्रैकिंग के टाइम? ट्रैकिंग में सीख जाते हो आप। कोई आपको सिखा रहा है, कोई नई चीज़ें ला रहा है, तो अच्छी चीज़ें हमेशा सीखनी चाहिए। स्टेप्स होते हैं इसमें या? हाँ, इसमें स्टेप्स होते हैं प्रॉपर। अच्छा। तो इसके बाद आपको बताता हूँ, इसमें 1 2 3 5 स्टेप होते हैं। अच्छा। तो 1 2 3 4 5 ऐसे सीखा था हमने। कोई डांसर है वो तो बहुत जल्दी सीख लेगा, हाँ। कोई नॉन डांसर भी है वो भी सीख लेगा, इतना कोई हार्ड स्टेप नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप चलना है स्टेप बस। बाय स्टेप चलना है, फिर बाद में उसको थोड़ा तेज कर देते हैं तो तब वो अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहाड़ बुलाते हैं, हम्म। सच है? नहीं, आपको जाना होता है यार। मैं मानता हूँ कि वो आपकी अपनी इच्छा होती है जाना, आपका अपना स्वार्थ होता है जाना। वो कहीं नहीं बुला रहे हैं, वो खड़े हैं वहीं पे, ठीक है। उन्होंने आपको बस अपनी ब्यूटी दे दी है। वो बुलाना आपके माइंड की चीज़ें हैं कि हाँ मेरे को बुला रहे हैं। अल्टीमेटली बात यह है कि हमको चाहिए, वो उन्हें नहीं चाहिए, हमें चाहिए पहाड़। और हम अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको चाहिए तो हम तब जाते हैं, हमें चाहिए वो और तब हम जाते हैं। बुलावा यार देखो, अपनी विल पावर नहीं है ना, कोई नहीं बुलाता। जैसे लोग बोलते भी है ना, इसका बुलावा आ गया, उसका बुलावा है। अरे नहीं यार, अपना खुद का विल पावर तो स्ट्रॉन्ग रखो। अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखोगे, जैसे मेरे को केदारनाथ जाना है, मैंने अपना विल किया हुआ स्ट्रॉन्ग, तो मैं जाऊंगा। अल्टीमेटली बाबा भी मदद करेगा। तुम अपनी ही मदद नहीं करना चाहते हो, वो बैठ के क्या करेगा। अब एक और चीज मैं बोलता हूँ, कितने हैं दुनिया में, 7 बिलियन लोग हो गए लगभग। तो उन्होंने बना के ना छोड़ दिया, ऐसी दुनिया और भी कई होंगी। तो वो नहीं बैठा है कि अरे यार अभिजीत के साथ क्या रहा होगा, सौरभ के साथ क्या रहा होगा, मैं वहां जाऊँ। उसने नियति लिख के छोड़ दी है। अब हर चीज भगवान के ऊपर डालना मैं नहीं अच्छा मानता हूँ कि भगवान तूने ये क्यों किया, भगवान तूने वो क्यों किया। अरे भाई यार, अपनी जीवन है, अपने कर्म का भोग खाओगे, नहीं करोगे तो नहीं खाओगे। बाकी नियति लिख गई है, वो अलग नहीं है कि चेंज हो जाएगी। तो हर चीज पे ना, जो हर चीज पे भगवान भगवान करना इज नॉट गुड, ठीक है। उनको आप इतने जल्दी में परेशान मत करो। उनको दुनिया की बहुत चीजें अलग भी हैं, अब उनको कल के अवतार लेना, वो उस पर फोकस होंगे आई थिंक, रादर देन की छोटी मोटी चीज़ों पे कि इसके जीवन में खराब हो रहा है, उसके जीवन। बट हाँ, हमारा उनसे प्रेम है कि हम हर चीज़ में उनको मानते हैं। तो बस ये है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है कि हम लोग जाना चाहते हैं, बुलावा बाद की बातें हैं। पहले अपना माइंडसेट क्लियर करो, फिर उसके बाद कि मुझे जाना है बनेगी, फिर डेफिनेटली बुलावा अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल। आप आस्था रखते हो भगवान में, और आपके साथ कुछ ना कुछ घटना तो ही होगी जिसके वजह से मतलब आप रखते हो आस्था। और अगर रखते हो तो क्यों, और नहीं रखते हो तो क्यों नहीं, और आपने उनका स्वरूप कैसे देखा? हाँ, मैं डेफिनेटली मैं बहुत आस्था रखता हूँ। और मतलब ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ पूजा करता हूँ, बट हाँ जब भी मेरे को होता है कि हाँ कुछ है तो मैं पूजा करता हूँ, और अपना मन में तो मैं करता ही रहता हूँ। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है मेरा कि मैं तब रखता हूँ आस्था की वो है। एनर्जी आपको फील होती है कि आपके लाइफ में जब भी चीज़ें चल रही होती हैं कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मेरे लिए उनका स्वरूप पहाड़ है, क्योंकि मेरा काम वहीं से हुआ है। एंड मैं ये मानता हूँ कि माउंटेन्स हैव गिवन मी एवरीथिंग व्हाट आई हैव इन माय लाइफ। काम उन्होंने दिया, नॉलेज उन्होंने दिया, पैसा पानी उन्होंने दिया। तो मेरे अन्नदाता वही है, और जो अन्नदाता है मैं उसमें ही ईश्वर का स्वरूप देखता हूँ। अच्छा। तो इससे बड़ा रीज़न कुछ नहीं हो सकता कि जहाँ मैंने काम किया उन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा दिया है कि अब तो हमने तो उनको 1% भी वापस नहीं दिया यार। उन्होंने इतनी ज़्यादा हम पे वो करी है, अपनी क्या बोलते दया दृष्टि बना के रखी है। तो वही स्वरूप है। और कुछ चीज़ें हैं जब मेरे ये ट्रैकिंग वगैरह बाइक एक्सपीडिशन में एक्सीडेंट हुए हैं तो मैं बच गया हूँ, तो वो उन्हीं की वजह से बचा हूँ। शायद इतने जल्दी जाना नहीं लिखा है। थोड़ा तो डिटेल में बताओ ना इसके मैं बारे में। लद्दाख में था, तो लद्दाख में मैं उस दिन स्वीपर था। स्वीपर होता है, एक आगे चलता है मार्शल, एक पीछे से स्वीप करता है। तो उस दिन मैं स्वीप कर रहा था, तो मैं पेंगोंग लेक के पास में थे हम। तो मैं बाइक लगाया साइड में, क्योंकि किसी का, मेरे सामने वाले का कुछ गिर गया था, किसी क्लाइंट का। अच्छा। तो अब 100 किलोमीटर चल गए थे हम, तो मैंने लगाया और मैं पीली पट्टी, क्योंकि नेशनल हाईवे, उससे मैं साइड में ही था। तो साइड में मैं बस झुका ही था लेने के लिए, और मैंने उसको लिया और मैं थोड़ी अंगड़ाई ले रहा था। तब तो पीछे से आके एक टेम्पो मेरे पे धड़ से ठोकर मारा। मैं भी हवा में था, बाइक भी हवा में थी, और वो करीबन 80-85 की स्पीड पे था। ओहो। तो एक टेम्पो ट्रेवलर आपको इतने तेज से ठोकर मार रहा है, और हम करीबन यहाँ से 10 फीट ऊपर तो गए होंगे बाइक और मैं, और गोल गोल घूम के नीचे गिरा तो बाइक मेरे ऊपर गिर गई थी इस पैर पे। ओहो। तो सीधे इंस्टेंटली आई रियलाइज कि मर गया। तो
बोलते हैं वो लोग कि जब आप मरने वाले होते हो तो आपको या तो ब्लैक कलर दिखता है या वाइट कलर, तो मुझे दिख गया था एक कलर। अच्छा। वो कौन सा है चलो वो बाद की बात है, मैं बच गया। तो मुझे लग गया था गया। अच्छा। जब मेरे को थोड़ा सा मैं उसमें हुआ, क्योंकि अब देखो ये ट्रेनिंग हो रखी थी ना, मेडिकल ट्रेनिंग, तो मेरे को पता था पहले चुपचाप रहो। तो जैसे ही मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, अब उस समय तो आप आउट हो ही जाते हो। घबराहट हो जाती है। हाँ, तो जब मैं वापस आया सेंसेस में तो मुझे लगा यार बचा हुआ तो हूँ, हेलमेट था ही, गियर्स वियर्स थे ही सब, पर मुझे लगा मल्टीपल फ्रैक्चर तो हो रखे हैं, क्योंकि इतने में तो नहीं बच पाऊंगा मैं। तो थोड़ी देर मैं ऐसे ही रहा, तब तक लोग आए, आर्मी वाले भी आए। तो पहले जब बाइक हटाई तो वो ऐसे ऐसे टच करने लगे, तो मैंने कहा नहीं, वी नो द प्रोसीजर कैसे करते हैं, रुक जाओ। ओके। तो मैंने पहले देखा अपने आप को, खुद से एग्जामिन किया, तो कहीं पे कुछ नहीं मिला मुझे, एक खरोच नहीं। बट ये पैर मेरा, इसका ACL टीयर हो गया था। अच्छा। तो मैं चल नहीं पा रहा था इससे, बट मेजर इंजरी मेरे को कुछ भी नहीं हुई। मैंने जब हेलमेट उतारा कुछ नहीं। और ऐसा वो कोई देखता उसको तो सब ये था कि मर गए। तो उस दिन मेरे को ये रियलाइज हुआ कि उसी ने बचाया, नहीं तो इस चीज़ से तो मैं नहीं बच सकता हूँ। ओके। तो दिस वाज समथिंग कि जब आपको रियलाइज होता है कि वो है ऊपर, उन्हीं की वजह से है। मेरे को तो ये भी, जो भी मैं काम करता हूँ, जैसा भी मैं बोलता हूँ, माता सरस्वती की कृपा है वो, तो है सब उन्हीं की वजह से मैं माध्यम बना हुआ हूँ। और ऐसी ट्रैकिंग में भी कई इंस्टेंसेस में जहाँ पे गिर गुर पड़ गए आप और आप ठीक ठाक हो जा रहे हो। साइनस है मेरे को। अच्छा। ठीक है, 2014 में ऑपरेटेड साइनस है मेरा, ऑपरेशन के उससे निकाला हुआ है। तो डॉक्टर सेट कि आप कभी पहाड़ों में काम नहीं कर पाओगे। अच्छा। आप जा ही नहीं पाओगे। तो अब आज के डेट तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, इतने समय से तो यही है। तो ये विज्ञान से भी परे अगर कोई ज्ञान है तो वो शिव का है। और उसी से ही हम सब बचे हुए हैं, और उन्हीं की दया दृष्टि बनी हुई है। तो ये है, आपको लाइफ में ना नहीं भी होगा तो भगवान की एक बार अनुभूति हो जाएगी, तो क्या है। आने वाले 20 सालों के बाद जब आपको लोग देखेंगे तो आप क्या चाहते हो कि वो आपको एक एक्सप्लोर ब्लॉगर के तौर पे देखें या स्टोरी टेलर के रूप में देखें? वो मुझे देखे अच्छा इंसान है, ये चीज़ें बात की आती हैं कि ठीक रहा, कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ, गलत सोचा नहीं किसी का। तो और ये रखे कि कोई बोले कि हाँ यार उसने भी मेरी मदद करी थी उस टाइम पे, वो मेरे साथ थे उस टाइम पे जब मेरे पे कुछ नहीं था। तो ये चीज़ें ज़्यादा सुख देती हैं। उन दोनों में से अगर मैं चाहूँ तो मैं स्टोरी टेलर ज़्यादा प्रेफर करना चाहूँगा। और मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा लोग मुझे एज ए ट्रैक लीडर याद रखें। ओके। वो जॉब से ही मेरे को सब चीज़ें मिली हैं। और फिर ये है कि हाँ, कभी अगर कोई वो तो संकोच ना करे कि इससे मैं मदद मांग सकता हूँ किसी भी चीज़ की। वो मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ में कि कोई अगर नया कोई आ रहा है तो उसको ऐसे ना हो कि यार इससे मैं कैसे बोलूँ ये वगैरह वगैरह। मैं तो चाहता हूँ भाई आओ पूछो, क्योंकि जब हम कर रहे थे हमारे पास कोई नहीं था। तो नाउ आई वांट कि जितना भी हमने अब एक्सपीरियंस लिया है इस लाइफ से, तो अगर किसी को आप पास ऑन कर पाओ तो इट इज़ वेरी गुड। उससे बड़ा कुछ नहीं मिलता आपको। लोग ना आज की डेट पे एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, ग्रेटफुल नहीं है। पीपल शुड बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर दे हैव इन योर लाइफ। या किसी ने भी आपके लिए कुछ भी किया है ना, उसका हमेशा ग्रेटफुलनेस रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए। लोग भूल जाते हैं चीज़ों को लेकर। जो किसी से कुछ भी सीखा है, आपका वो गुरु ही होता है उस टाइम पे। तो गुरु के साथ हमेशा वो चीज़ें रखनी चाहिए। प्रकृति आपका गुरु हो सकता है, और चीज़ों को लेकर ग्रेटफुल रहो। हम साला इसमें रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। ये नहीं हम देखते हैं कि आधा इंडिया तो अभी खाना ही नहीं खा पाया। बिल्कुल सही बात। तो असली जो स्ट्रगल करते हैं ना, कि हमने बहुत स्ट्रगल किया, नहीं भाई तुम पे खाना था, तुम पे छत थी, ठीक है, माँ बाप खिला ही रहे थे। बिल्कुल। तो ऐसे कई लोग हैं जिन पे कुछ नहीं है, और जिनको ये नहीं पता कि मैंने सुबह खा दिया तो शाम को खा पाऊंगा नहीं खा पाऊंगा। वो असली स्ट्रगल होता है। सही बात। ये स्ट्रगल नहीं होता मेरे पे फ़ोन नहीं है, मेरे पे ये नहीं है वो नहीं है। अरे जो है उससे बनाओ ना यार। बिल्कुल। अभिजीत भाई आप आए, आपने समय दिया, कॉलेज विद कल्चर के बारे में हमसे बात भी कर लिया आपने, आपके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। कुछ ऐसा जो हमारे ऑडियंस को आप बोलना चाहते हो, कुछ ऐसे आपके वर्ड्स? मैं ये बोलूँगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं इसको, मैं चाहता हूँ और लोग आगे चल के और देखें, है ना। दीज गाइज आर गुड, अच्छा कर रहे हैं ये, और इनको सपोर्ट दो आप, ताकि ये और जगह से और लोगों को ला के आपके सामने अलग अलग कहानियाँ बता सकें, है ना। अपने यहाँ के लोग हैं और बहुत ही अच्छे मन से, और मेरे को तो मज़ा आया यहाँ पे, अच्छे तरीके से भी सब है, और सब यंग लड़के हैं सबके सब। ये बस थोड़ा सा उम्रदराज है इनमें, बाकी सब यंग लड़के हैं। तो इनको आप प्यार दो, सपोर्ट दिखाओ, ताकि ये देखो हमारे ही लोग हैं, और जितना आगे बढ़ेंगे उतना और अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। आज आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कल ये बहुत अच्छा काम करें यहाँ से,
और अल्टीमेटली हमारे राज्य का, देश का नाम ही रोशन करें। अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत आप बहुत धन्यवाद सभी को सर। जितने भी टीम में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय केदार। आशा है कि आप सभी लोगों को पॉडकास्ट पसंद आ रहे होंगे और आगे भी आते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को प्यार दें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी आप लोगों के साथ हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि हम लोगों को एक नई प्रेरणा मिले और जो भी हम आगे आने वाले पॉडकास्ट करेंगे उसमें और अच्छे से काम कर सकें। धन्यवाद।